आप देख रहे हैं राज इंस्टीट्यूट सुपौल। आज मैं मैनर और कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैनर एंड कोफैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे इस सवाल के लिए। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकालेंगे, उसमें भी कोफैक्टर का बड़ी ज़बरदस्त रोल होता है। आसानी से उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट ये एडजॉइंट निकालेंगे, उसमें ज़रूरी है। आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें भी जरूरी है, और इनवर्स निकालेंगे, उसमें भी जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग मैनर और कोफैक्टर को बारी बारी से देखते हैं सेपरेटली क्या है ये। जैसे आप मान लीजिए कि ए बी सी डी, ठीक है, इसी का हम मैनर और कोफैक्टर दोनों बारी बारी से निकालेंगे। आप ध्यान रखिए, मैनर को एम से सूचित करते हैं, और जब इसमें पोजीशन लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है एम आई जे। एम आई जे का मतलब हो गया कि आई जो है ith रो होता है और jth कॉलम होता है। ठीक है, ith रो और jth कॉलम। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, चूंकि हम इसमें आगे लिखेंगे M11, जैसे मान लीजिए M11 लिखे, इसका मतलब हुआ पहला रो और पहला कॉलम का मैनर। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे हम लिखेंगे M12, तो मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम का ये मैनर होगा। ठीक है, पहला रो और दूसरे कॉलम का ये मैनर होगा। इसको घबराएंगे नहीं, देख करके आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर हम निकालते हैं माइनर ऑफ A11 इज M11। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, ये M11 केवल सूचित करने का तरीका है, ये एक सिंबल है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इज, तो जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, जो एलिमेंट लेंगे उसके रो को छोड़ देंगे और उसके कॉलम को छोड़ देंगे। यहां देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा डी। ठीक है, अब माइनर ऑफ A12 इज M12 इक्वल, ये देखिए यदि हम इसका माइनर लेते हैं तो इसके रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा सी। फिर देखिए माइनर ऑफ A21 इज M21, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका ये दूसरा रो को छोड़ देंगे और पहला कॉलम को छोड़ देंगे बी, और फिर माइनर ऑफ A22 इज M22। तो इसके बारे में A22 का मतलब हुआ दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा रो को छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया आपका मैनर। अब ध्यान रखेंगे 3x3 का भी जब डिटरमिनेंट लेंगे, उसमें भी सेम क्रिया होगा। जो एलिमेंट लेंगे उसके रो को छोड़ देंगे और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वही आपका मैनर होगा। हम 3x3 के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसके कोफैक्टर। मैनर हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोफैक्टर क्या होता है। बस बेसिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मैनर में चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं और कोफैक्टर में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ उसका पोजीशन जो है वो चिन्ह दे देते हैं, तो वो हो जाता है कोफैक्टर। देखिए कैसे, अभी देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कोफैक्टर ऑफ A11 इज A11। आप एकदम गौर से देखिए, A11 का कोफैक्टर ये बड़ा वाला A11 हम लिए हैं। ठीक है, आप एकदम क्लियरली है। कई जगह आप देखेंगे उसमें यूज किया हुआ है, छोटा एलिमेंट जो होता है उसका जो कोफैक्टर है अक्सर माना जाता है बड़े एलिमेंट को, इसलिए एक मान लिए हैं, एक तरीका है ये मानने का। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज, ये बड़ा वाला A11। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर निकालने का एक मेरे पास फार्मूला है। क्या, A11 इक्वल AIJ इक्वल -1 पर पावर
आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इसको आप समझिए ये क्या है। जैसे हम जिस भी अवयव का निकालेंगे तो वो किसी न किसी रो और किसी न किसी कॉलम का अवयव होगा। तो -1 पर पावर वो रो और प्लस वो कॉलम और इनटू ये एम आई जे जो है आपका ये है माइनर, तो फिर आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर देखिए ये 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 का माइनर, तो -1 पर पावर 1 प्लस 1, चूंकि यहां 1 है, 1 है इसलिए हम लिए हैं 1 प्लस 1 और m1 तो क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 और m11 का वैल्यू यहां देखिए d, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल d। कोफैक्टर ऑफ A12 इज A12, ये हो जाएगा आपका -1 पर पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। ध्यान में रखेंगे इसको, -1 पर पावर 3 है, M13 का वैल्यू, सॉरी M12 का वैल्यू इंटू C इक्वल हो जाएगा -C। फिर कोफैक्टर ऑफ A21 इज A21 इक्वल देखिए क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, यानी कि ये हो जाएगा -1 पर पावर 3 M21 यहां से देखिए B, ये B, ये हो जाएगा -B आपका, ठीक है, क्योंकि -1 पावर 3 है यानी कि निगेटिव होगा इसलिए हो गया। कोफैक्टर ऑफ A22 इज बड़ा A22, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपका -1 पर पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इक्वल -1 पर पावर 4 इंटू M22 का वैल्यू A, यानी कि ये हो जाएगा आपका A। ये हो गया आपका कोफैक्टर, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। यदि इसको आप कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनाना चाहे तो आप आराम से कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। 3/3 का एक लेते हैं डिटरमिनेंट और उस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। और इसमें भी हम लोग 3/3 का जो डिटरमिनेंट है इसमें भी हम लोग लेके देखते हैं। पहले माइनर लेंगे, माइनर ऑफ A1 माइनर ऑफ A1, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनर ऑफ A1 इक्वल हो जाएगा, आपको मैं बताया हूं कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालते हैं उसके रो को छोड़ दीजिए और उसके कॉलम को भी छोड़ दीजिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका माइनर। फिर माइनर ऑफ B1, इसमें भी देखिए आप गौर से, जो एलिमेंट लेते हैं उसके रो को छोड़ दीजिए और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा A2 C2 A3 C3, सही है। फिर माइनर ऑफ C1, इसमें भी यही चीज क्या है, यदि C1 का आप माइनर लेते हैं तो इसके पहले रो को छोड़ दीजिए और तीसरे कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है उसको ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका A2 B2 A3 B3, सही है। आप यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे आप लिखते हैं B2 C3 और माइनस B3 C2, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमको दिखाना यहां पर मुख्य रूप से माइनर और कोफैक्टर। तो आप यदि आगे चले, इसी में देखिए माइनर ऑफ A11 इतना हुआ, और इसी में यदि हम निकाले कोफैक्टर ऑफ A1 इक्वल, माने A1 का हम यदि कोफैक्टर निकाले तो देखिए क्या होगा, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हो -1 पर पावर 1 प्लस 1 और इंटू ये देखिए सीधा इसको उठा करके आप यहां पर रख दो, यानी कि A11 का पोजीशन क्या है, ये देखिए A1 का पोजीशन है A11, ठीक है ना।
तो इसीलिए यहां पर हम किए हैं 1 + 1। इससे पहले तुरंत जस्ट मैं अभी चर्चा किया हूं, ठीक है। 1 + 1 और ये देखिए A1 का जो है इसको उठा करके यहां पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3, सही है। अब देखिए ये कोफैक्टर हुआ, फिर कोफैक्टर ऑफ B1 इक्वल फिर -1 पर पावर। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि B1 का क्या पोजीशन है। तो B1 का पोजीशन देखिए, ये है आपका A1 2, यानी कि पहला रो और दूसरे कॉलम का ये एलिमेंट है, इसीलिए यहां पर हो जाएगा 1 + 2 और इनटू ये देखिए, इसको छोड़ देंगे, इस रो को, इस कॉलम को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर किए हुए हम लोग मेहनत निकाले हैं, ठीक है। A2 और C2, A3 और C3, सही है। अब चलते हैं कोफैक्टर ऑफ C1, तो -1 पर पावर, इसका पोजीशन देख लेंगे, यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि A1 3, तो -1 पर पावर 1 + 3 और इनटू ये देखिए, इसको उठा करके यहां पर रख देना है, क्या हो जाएगा A2 B2 A3 B3, ठीक है। इस तरह से आप सभी सभी कोफैक्टर को आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैनर और कोफैक्टर में आपका यही अंतर है। अब एक चीज देखिए, यदि इस रो के जितना भी एलिमेंट है इसको और इस सभी एलिमेंट के कोफैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर दे हम, ठीक है, और ऐड कर दे, तो फिर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैं थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 को क्रमशः A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये जो छोटा वाला एलिमेंट है उसके सभी कोफैक्टर को बड़े एलिमेंट से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा रहा हूं कि ये क्या है, ठीक है। आप यदि इस डिटरमिनेंट का आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, A1 और ये बड़ा वाला A1, चूंकि A1 का कोफैक्टर है यहां पर बड़ा वाला A1 प्लस B1 और इस बड़ा वाला जो आपका है ये एलिमेंट, इस B1 का कोफैक्टर है ये बड़ा वाला B1 इंटू B1 और प्लस C1 और इंटू ये C1 का कोफैक्टर है ये बड़ा वाला C1, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट के वैल्यू आप लोग इस तरीका से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। जिधर से भी निकालना चाहे आप कोफैक्टर निकाल लीजिए और उस एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक और चीज है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत खास चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आप मान लो ये R1 है, R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके गुना करके ऐड करो तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी तुरंत इसका चर्चा कर रहा हूं, इसको गौर से देखिए आप लोग। तब तक देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए क्या है कि यदि हम R2 के इस एलिमेंट को R1 के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कैसे।
तो जैसे यहां पर मैं लिखा हूं ऐसा, तो A2 और ये देखिए A1 का कोफैक्टर, ठीक है, इसका कोफैक्टर मेरे पास है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका B2C2 और B3C3। फिर देखिए यहां पर क्या है, प्लस ये आपका हो जाएगा B2, ये तो B2 और B1 का कोफैक्टर, B1 का कोफैक्टर यानी कि बड़ा B1, तो ये माइनस में होगा, ये देखिए माइनस में, तो यहां पर मैं देता हूं माइनस, और वो लिखिए A2C2 A3C3, सही है, और प्लस C2, और ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर है आपको कितना, A2 B2 A3 और B3। अब जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो डेफिनेटली इसका वैल्यू 0 आएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं, आप देखो A2 ये हो जाएगा आपका B2C3 और माइनस B3C2, सही है, माइनस B2 ये हो जाएगा A2C3 और माइनस A3C2 और प्लस C2 तो A2B3 और माइनस B2A3, ठीक है। आप जैसे ही इसको और आगे बढ़ाएंगे, हल करेंगे, देखिए कैसे 0 आ जाता है, ठीक है। यहां से मैं लेता हूं इसको, जरा देखिए क्या हो जाएगा, A2B2 और C3 माइनस A2B3C2 और माइनस ये बचेगा आपका A2B2C3 और माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A3B2C2 और यहां पर आइए फिर प्लस A2B3C2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो प्लस B2A3 और C2, सही है। अब देखिए इसमें से कटेगा A2B3C3 A2B2C3, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, A2B3C2 ये देखिए माइनस में और ये है प्लस में, ठीक है। अब देखिए क्या है, A3B2 और ये C2, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस होगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ये A3B2C2 ये भी कटेगा। अब देखिए क्या होगा, क्या आया, ये 0। तो जैसे यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि आप जैसे फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट को सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से यदि मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड रो है, इसके एलिमेंट को थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल करके इसमें गुना करेंगे और फिर ऐड करेंगे उसको, तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिद्ध करके बता दिया जो यहां पर हमको सिद्ध करना था। इसी तरह से कभी भी किसी भी रो या कॉलम का जो एलिमेंट है तो उसी के कॉरस्पॉन्डेंस अगला जो रो या कॉलम है तो उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके पहले वाला में गुना करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा 0। इसका ध्यान रखेंगे।